हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंग्लिश। इस वीडियो में गाइज हम इंग्लिश के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कौन से टॉपिक्स आपके लिए रिलेवेंट हैं, किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको कवर करना चाहिए। ये सब जो स्ट्रैटेजी होती है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऐसा ही क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लेक्चर्स मैं प्रिपेयर करती हूँ, अगर उनको आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गाइज, ये मैं ऑलरेडी मैं सब वीडियोस में ये आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि जो आपका डीवाईसी का एग्जाम होने वाला है वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 सेक्शंस होंगे, 40 ईच। तो इसी तरीके से जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। अब सबसे पहले ना आपको करना ये है, देखो, इंग्लिश को पढ़ने और कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो ये करनी है कि अपने दिमाग से डर निकालना है। क्योंकि गाइज ऐसा होता है कि इंग्लिश कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपने दिमाग में अगर डर बैठा लेंगे ना, जैसे मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूँ तो मुझे मैथ्स से डर हुआ करता था। मतलब मैं ऐसा होता था कि जब मैं मैथ्स से डरती थी ना तो मैं सारे सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लेती थी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर ली और मैं मैथ्स को छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे ना उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता था। क्योंकि एज बिकॉज मुझे डर था तो मुझे ये लगता था कि मैं इसको पढ़ के भी क्या करूँगी, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मेरे से ये नहीं होता, तो मैं उस चीज़ को लेस इंपॉर्टेंस देती थी। और एज बिकॉज वो मेरा ऑलरेडी वीक था, देन उसको लेस इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में मेरे मार्क्स ऑलरेडी उसमें कम हुआ करते थे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही करनी है कि आपको डरना नहीं है। देखिए, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा तीर वो नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट ओनली ए लैंग्वेज। आप एक बार ऐसा सोचने की कोशिश कीजिए कि इंग्लिश भी वैसे ही लैंग्वेज है जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं या फिर हम अपने और किसी मदर टंग में बात करते हैं। आप एक बार के लिए सोचिए कि जब आप छोटे थे तो आपने हिंदी कैसे सीखी, मतलब आपने क्या सीखा, आपने क्या सुना। क्योंकि आप जब से आपने आपने बर्थ लिया है, आपने तब से सिर्फ उसी लैंग्वेज को सुना है। आपके आस पड़ोस में, अपने एनवायरनमेंट में, फैमिली में, फ्रेंड्स को, आपने सब में उसी लैंग्वेज को सुनते हुए देखा है, इसलिए आप धीरे धीरे उस लैंग्वेज को सुनने के लिए हैबिचुअल हो चुके हो। तो इंग्लिश भी उसी तरीके से एक लैंग्वेज है। आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ने की, इसको सुनने की कोशिश करेंगे, आप इसके हैबिचुअल होते जाएंगे। अब देखिए गाइज, एज आई टोल्ड यू कि एक दिन में कोई मिरेकल नहीं होता है। डे बाय डे, ये लैंग्वेज है वैसे भी, तो एक दिन में आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। आपको डे बाय डे डेली प्रैक्टिस करनी होती है, तब आप इम्प्रूव कर पाएंगे। अब मैं इसमें आपको देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। एज बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो एग्ज़ाम है ये आईबीपीएस कंडक्ट करवाने वाला है। तो आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही रहता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ लाइक कि आपको कैसा आपका रीडिंग स्किल्स है, आप किसी चीज़ को पढ़ के कितना इंटरप्रेट उसमें से आप कर पा रहे हैं, मतलब कितना आप चीज़ों को जल्दी समझ पा रहे हैं। ये सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से में आपसे पूछा जाएगा, जो कि 2 से 3 मार्क्स का हो सकता है। और देखिए गाइज, बहुत छोटे छोटे या फिर स्टोरी बेस्ड जो पैराग्राफ्स होते हैं वो आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, आई नो कि बहुत कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा, ऐसा कोई इकोनॉमी बेस्ड या इस टाइप का भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा जो लेवल है वो यहाँ पर आपसे डिफ़िकल्ट पूछा जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में ही थोड़ा बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इनको पढ़ना होता है। देखिए, आप इमेजिन करके चलिए कि आप आज से स्टडी कर रहे हैं, मतलब आज आप जो है आज से अपनी जो स्टडी है वो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना होता है कि जैसे आपके पास एक पैसेज है जो कि 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो आपको उसको पैराग्राफ वाइज पढ़ना है। आपने फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया, देन आपको अपने अंदर ही अंदर सोचना है कि इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको क्या समझ में आया, मतलब आप क्या इससे डाटा निकाल पा रहे हैं। देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से आपको तीनों पैराग्राफ की एक तरीके से अपने दिमाग में समरी इमेजिन करनी होगी कि आपने ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में समझा क्या है। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप पहले स्टोरी बेस्ड जो पैराग्राफ्स होते हैं जो कि बैंकिंग में क्लैरिकल लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप पहले उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देन जब आप उनको बहुत ईजीली पढ़ पाएँ तब आप थोड़ा थोड़ा अपना जो है लेवल इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए।
तो इस तरीके से पैराग्राफ वाइज पढ़ने से आपकी सबसे पहले तो जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप होगी। तो ये तो आपको करना है। जैसे आज अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अगला जो 1 मंथ है, इस अगले 1 मंथ के लिए आप जो अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, एडिटोरियल्स पढ़ने वाला पार्ट है, आप उसको इसी तरीके से इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद में देखिए, आप जब कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस करने स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अड्डा 247 का जो ऐप है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वहाँ पे जब आप क्वेश्चंस क्विज वहाँ से करने लगेंगे, वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के ढेरों क्विज मिल जाएंगे। तो गाइज आपको करना क्या होता है, देखिए एक्चुअली होता ये है कि हम गलती ये करते हैं कि हम पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाते हैं, और जब तक हम क्वेश्चन पे आते हैं तब तक हम ये भूल चुके होते हैं कि हमने पैराग्राफ में ये चीज़ कहाँ पे देखी थी। और एज बिकॉज इतना तो हम बहुत कोई हमारा शार्प माइंड है नहीं कि एक बार पढ़ा हमने और हमें याद हो गया। तो आपको पहले 1 मंथ तो आपको पैराग्राफ वाइज रीडिंग करनी है और उस तरीके से आपकी हैबिट डेवलप करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ने, जैसे आपने स्टार्टिंग का 1 पैराग्राफ पढ़ा और उस स्टार्टिंग के 1 पैराग्राफ को पढ़ने के साथ ही आपको उस पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। और वो क्वेश्चंस गाइज इस तरीके से पढ़ने हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी आपको जो अपनी हैबिट्स है उनमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने 5 क्वेश्चन पढ़े तो उन 5 क्वेश्चंस को आपको माइंड में रखना है कि इन 5 क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। और ऑलरेडी आप जो स्टार्टिंग का 1 पैराग्राफ है तो आप वो पढ़ चुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिकली ये आइडिया लग जाएगा कि इस पैराग्राफ में किस रिगार्डिंग बात की गई है। देन आपको क्या करना है, आगे वाले जो उसके पैराग्राफ है वो पढ़ने हैं। और इससे होगा क्या कि जब आप आगे आने वाले जो उसके पैराग्राफ्स हैं जब आप पढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली जब आप उस लाइन पे आएंगे जो कि उसमें से किसी क्वेश्चंस में पूछी गई है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक होगी कि हाँ यार ये चीज़ मैंने क्वेश्चंस में देखी थी। तो फिर आप फटाफट से उस क्वेश्चन पे जाके चीज़ों को जल्दी कोरिलेट कर पाएंगे। पहले पूरा पैसेज पढ़ने और फिर क्वेश्चंस को देखने से थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और स्क्रीन पे एज बिकॉज आप स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे, वरना तो क्योंकि उसे राइट और लेफ्ट में भी स्क्रॉल करना पड़ता है और ऊपर और नीचे भी स्क्रॉल करना पड़ता है क्योंकि पैसेज इतना ही बड़ा होगा आपको मिलेगा। तो इसमें ऐसा होगा कि स्क्रॉलिंग में भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, तो इस तरीके से। और देखिए गाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप इस तरीके से पढ़िए या इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, पर ये सब तो आप तब कर पाएंगे ना जब आपके पास वोकैब की नॉलेज होगी। अगर मैंने कहा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब आपको यही नहीं पता कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो इसके लिए जो इसको कहते हैं ना नींव का पत्थर, वो होता है वोकैब। सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है वोकैब। और गाइज वोकैब सेशंस में मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू वोकैब बता तो देती हूँ। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग सीरियसली उसको देखते भी हैं और कितने नहीं देखते हैं, पर उसमें भी एक लेख ये होता है गाइज, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने जो अपनी वोकैब है वो उसी तरीके से याद की थी। मैं ऑलरेडी 3000-4000 वर्ड्स जो ट्रिक के थ्रू मैं याद कर चुकी थी, मैं उन्हीं के थ्रू आपको वो बताती हूँ। तो उसमें भी देखिए ऐसा होता है कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना चालू करते हैं, मान लीजिए आपने 100-200 वर्ड ही पढ़े हैं अभी तक, तब तक तो क्या होगा कि आपको सारे वर्ड याद रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा याद करते जाएंगे, तब क्या होगा कि वो जो वर्ड्स हैं वो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगेंगे, क्योंकि ट्रिक्स भी याद करने की एक लिमिट होती है, उसके बाद में हम कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। तो आपको करना ये होता है कि जो वर्ड्स मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू बताती हूँ उनको आप डेली कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं उन्हें यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए मैं कोशिश ये करूँगी कि अब से हर ऑल्टरनेट डे पे मैं आपके लिए 10 वर्ड्स का जो एक 10 जो एंटोनिम सिनोनिम वाला सेशन है वो कर सकूँ, और उसमें साथ में मैं एंटोनिम सिनोनिम भी साथ में कवर करवा दूँगी। तो आपकी डेली के नई करके भी आपके 20 वर्ड्स एटलीस्ट कवर हो जाएंगे। तो वो जो वर्ड्स है ना वो आपको बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना के उनको लिखिए, चाहे आप कैसे भी याद करिए, पर उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। वोकैब ही है जो इंग्लिश के सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि हर चीज़ में, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बैंकिंग पे होगा, तो आपको हर चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल रहने वाला है ना वो वोकैब का ही रहेगा। तो आपको पैराग्राफ किस तरीके से पढ़ना है ये मैं बता चुकी हूँ, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं ये मैंने बताया, और वोकैब किस तरीके से करनी है। देखिए अगर आप चाहते हैं जो मेरा ट्रिक्स वाला सेशन है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। उसमें मैं आपको कंटिन्यू अब हर ऑल्टरनेट डे पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और उसके अलावा अगर आप कहीं और से भी करना चाहते हैं, जैसे आप एडिटोरियल से अगर आप करते हैं
और आपको वो याद रहती हैं। क्योंकि मुझे तो पर्सनली देखिए, मैंने इतनी वॉकेब पढ़ी थी लेकिन याद नहीं रहती थी। फिर जब मैंने वो वाला मेथड फॉलो करना स्टार्ट किया तो मुझे लिटरली मतलब ये फील होने लगा कि हाँ यार, मुझे वॉकेब अपने आप याद होने लगी है। तो वो चेंजेस मैंने खुद ने फील किए थे अपने आप में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको आपका कोई और मेथड है जो आपको बेटर लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो आपको 2 से 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा, और इसमें ऑलमोस्ट आपके 15 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो एज बिकॉज जैसे रीजनिंग में पजल्स वाला, जो क्वांट है उसमें डीआई वाला, और इंग्लिश जो है इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आपका, ये तीनों जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लोज टेस्ट और फिलर्स। तो देखिए, क्लोज टेस्ट और फिलर्स में देखिए, जैसे आपको कुछ वॉकेब वगैरह दे देते हैं, इस तरीके का आपको कुछ फिल करने के लिए जो दिए होते हैं, ये भी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के होते हैं। तो इन सब पे मेन चीज़ वही है कि आपको वॉकेब सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है फाइंड द एरर, जिसमें देखिए मतलब एरर वाले में आजकल ऐसा होता है कि जो ग्रामेटिकल एरर है ना, उस तरीके के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं आपसे। हालांकि ठीक है, वो भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे आपसे एरर वाले में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि क्या ये जो वर्ड है ये यहाँ पे फिट होता है या फिर नहीं होता है, या फिर इसकी जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए, या फिर इस जो वर्ड है इस वर्ड में कोई मीनिंग तो गलत नहीं है। इस तरीके से जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ये भी 7 to 8 मार्क्स के आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में जो आपका इंपॉर्टेंट दूसरा रहेगा वो होता है रीअरेंज द सेंटेंसेस। तो देखिए, रीअरेंज द सेंटेंसेस में आपका वो बिल्कुल जो एक एसएससी पैटर्न चला आ रहा है, पीक्यूआरएस वाला पैटर्न, कि हाँ एक उठा के बना दिया, नहीं, बिल्कुल वैसा पैटर्न आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। रीअरेंज द सेंटेंसेस में देखिए आपको इस तरीके से मिलता है, जो स्क्रीन है उस पर मतलब लेफ्ट और राइट में आपको स्क्रॉल करके क्वेश्चंस अपने देखने पड़ते हैं, तो स्क्रॉलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको पढ़ना अच्छे से होता है और आपको अपना जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट करके रखना होगा। और रीअरेंज में आपको देखिए इस तरीके से देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 सेक्शंस डिवाइड होंगे। और मेनली जो है आजकल तो रिप्लेस करने वाले होते हैं, जैसे कि उसमें ऑप्शंस में आपको दिया हुआ होगा कि 2 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ, 1 को 4 के साथ, मतलब किन जो 2 पार्ट है सेंटेंस को उनको आप रिप्लेस कर देंगे तो ये जो सेंटेंस है ये पर्टिकुलर ग्रामेटिकल वाइज और हर मीनिंग वाइज ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो होता है ये होता है मैच द कॉलम वाला। तो आजकल ये जो है ये मैच द कॉलम, थोड़ा न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले हैं। इसमें ऐसा होता है कि एक कॉलम में आपको 3 सेंटेंसेस दिए होते हैं और दूसरे कॉलम में भी आपको 3 सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं, और नीचे ऑप्शंस में आपसे जो है मैचिंग वाला दिया हुआ होता है कि ए को किसके साथ मैच करके आप सेंटेंस बना सकते हो। तो इसके लिए देखिए आपको थोड़ा ग्रामर नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस साथ में जो है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होनी चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को बेटर कर पाएंगे, और ये भी आपको 5 मार्क्स को देखने के मिल सकते हैं। अब देखिए, ग्रामर नॉलेज का यहाँ पे मैंने बात किया, तो मैं ग्रामर के लिए आपको सबसे पहले बता देती हूँ। देखिए, ग्रामर जो होती है ना वो बिल्कुल आपने सिर्फ आपको एक बार करनी होती है। एक बार आपने कर ली, उसके बाद थ्रू आउट योर प्रिपरेशन दैट विल बी सेम, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। वो आपको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार टेंसेस पढ़ लीजिए, एक बार वर्ब पढ़ लीजिए। और इसके लिए देखिए ग्रामर के लिए मैं आपको जो बुक मैंने फॉलो की थी ना उसका PDF मैंने फाइंड किया था, तो वो PDF मेरे को मिल गया, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। आप उसमें से जो अपने ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप सबसे पहले उनको क्लियर कर सकते हैं। आपको वो सिर्फ एक बार पढ़नी है, उसके बाद, और जब एक बार आप पढ़ रहे हैं तब साथ में आपको करना ये है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि दोबारा जब भी आपको ये फील हो कि आपको ग्रामर का रिवीजन करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स का रिवीजन करना है। आपको वो बुक तो दोबारा बिल्कुल पढ़ने नहीं बैठना है, इससे आपका टाइम बहुत बच जाने वाला है। दूसरा, थोड़ा जो करना है आपको वो अपनी रीडिंग हैबिट्स में डेवलप करना है। देखिए, मैं काफ़ी सारे जो रीजनिंग और जो मैथ्स के जो PDF शेयर करती रहती हूँ, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमको हिंदी में प्रोवाइड कीजिए, हमें समझ नहीं आता है। गाइज, आई एम लिटरली ट्रेडिंग यू, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पर मैंने पूरी ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से की है, लेकिन ये जो PDF मैं आपको इंग्लिश में क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास डाटा ही इंग्लिश में है, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश में पढ़ा था। अब मेरे पास हिंदी में डाटा ही अवेलेबल नहीं है अगर, तो मैं आपको शेयर कहाँ से करूँगी। अब आप ज़रा खुद ये सोचने की कोशिश कीजिए कि एक स्टूडेंट जिसने अपनी सारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी अपनी जो एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम से की है, तो सडनली जो मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला टाइम है उस टाइम पे उसने इंग्लिश में स्विच क्यों किया। मेरा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला था, पर उसके पीछे गाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था। आप एक बार ये सोच के देखिए कि जो पैसेजेस आप पढ़ते हैं इंग्लिश के,
उन पैसेजेस से जो रीजनिंग के पजल होते हैं उनके जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें कितना डिफरेंस होता है। मतलब रीजनिंग के पजल्स में तो कुछ नहीं बोला होता है, बस 8 लोग बैठे हैं लेफ्ट राइट ये इस टाइप का होता है, जबकि पजल्स तो कितने डिफिकल्ट, मतलब जो पैसेजेस होते हैं इंग्लिश के वो तो कितने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। जब अगर हम इंग्लिश के उन पैसेजेस को पढ़ सकते हैं तो हम वो पजल्स क्यों नहीं कर सकते। गाइज आई नो, देखिए डिफिकल्टी होती है पर एक दिन में कुछ नहीं होता है ना, मैं यही कह रही हूँ आपको। अगर आप कोशिश करेंगे देखिए उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्या है, आप रीजनिंग भी, आप मैथ्स भी, आप सब कुछ हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते थे। जब हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं हम, तो हमारी जो हैबिट्स हैं, रीडिंग जो हैबिट्स हैं वो तो हिंदी में डेवलप हुई हुई है, इंग्लिश में तो हमने कुछ पढ़ने की कोशिश की ही नहीं। अब सडनली हमें बोलेंगे कि पैसेज पढ़ो तो ऑब्वियसली बात है कि हमें उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आप देखिए कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सडनली कंप्लीटली स्विच कर दीजिए, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, बट आप ये कीजिए कि जैसे आप अगर मान लीजिए आप जो रीजनिंग है उसके 10 पजल आप दिन में कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि उसमें से 2 से 3 पजल जो हैं वो आप इंग्लिश में करने की कोशिश करें। जब आप इंग्लिश में उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी इंग्लिश की जो हैबिट्स हैं, रीडिंग हैबिट्स हैं, वो भी डेवलप होगी और वो आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेंगी। और गाइज यहाँ पे देखिए इनको पढ़ना इस तरीके से होता है। अब जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ फाइंड द एरर 7 to 8 मार्क्स। जब मैं पढ़ रही हूँ कि फाइंड द एरर, तो मेरी जो नज़र है वो नीचे वाला जो सेंटेंस है, रीअरेंज द सेंटेंसेस, इसको भी देख पा रही है। मतलब मैं कह रही हूँ फाइंड द एरर, तो मैं नीचे का रीअरेंज द सेंटेंसेस देख पा रही हूँ, और इसी वे में मैं अपनी जो रीअरेंज द सेंटेंसेस जब मैंने बोला तो मैंने रिप्लेस एनी टू को भी देख पा रही हूँ। मतलब जब मैं, मेरा कहने का मतलब जो बेसिक मतलब यहाँ पे ये है कि जब मैं कह रही हूँ कि रीअरेंज, तो मैं जो अगला वर्ड है सेंटेंसेस, इस तरीके के आगे के जो 4 से 5 वर्ड है वो मैं अपनी आईज के थ्रू क्लियरली देख पा रही हूँ। तब जाके ऐसा होगा कि आप जो है थोड़ा अपना जो हैबिट्स हैं वो अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। जो मैंने बोला ग्रामर की बुक वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस देखिए आप अड्डा 247 से कर सकते हैं। एडिटोरियल्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप डेली उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। रैदर जो बचा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बची है वो वॉकिब की है। वो गाइज मैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे वाले सेशंस आपको फ़ायदा कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं। मैं डेली, अगर आप चाहते हैं डेली तो डेली ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ हर अल्टरनेट डे पे तो मैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और इसमें जो इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर दिस video and like this video. Thank you so much for watching this video and have a good day to you all.